हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का यह लेक्चर हमारा क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 का है, जिसमें आज हम बात करेंगे चुनाव के बारे में। आज हम जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या-क्या है। चुनाव क्यों जरूरी है? दूसरा है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, भारत में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, भारत में चुनाव क्या लोकतांत्रिक हैं और अगर लोकतांत्रिक हैं तो वह क्यों लोकतांत्रिक हैं, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां भारत में क्या-क्या हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सही कथन जो है वो बताना है, कौन सा सही है। सबसे पहला, प्रस्तावना में भारत के संविधान की मुख्य संरचना शामिल है। दूसरा, प्रस्तावना में संविधान का सार शामिल है। या फिर तीसरा, बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है हमारी प्रस्तावना। इसका आंसर जो है हम वीडियो के अंत में डिस्कशन के रूप में देंगे। हमारा जो आज का अध्याय है वह प्रारंभ होता है हरियाणा चुनाव के इतिहास से संबंधित। हरियाणा में हम सभी जानते हैं विधानसभा में इलेक्शन हुए, और ये जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले आप सभी को इतिहास के बारे में यदि जानकारी है तो मैं बता दूं, 1982 तक कांग्रेस का शासन था यहाँ पर। 82 तक कांग्रेस का शासन था। यहाँ पर एक व्यक्ति नेता उभर के आते हैं, चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी का कहना है कि उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था न्याय युद्ध नाम से। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के साथ साथ इन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लोकदल पार्टी। और इन्होंने पार्टी के गठन के साथ ही इन्होंने वादा किया किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए कि जैसे ही यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों और छोटे व्यापारियों का जो कर्ज है वह माफ कर दिया जाएगा। परिणाम क्या निकला? भारी बहुमत से इस पार्टी की सरकार बन जाती है। और जब चुनाव हुए तो लोक दल के साथ साथ इनकी जो सहयोगी दल थे, सहयोगी लोग थे इनके, इनकी पार्टी में कुल 90 सीटों में से 76 सीट ये लोग जीत जाते हैं। 76 सीटों में लोकदल की केवल 60 सीटें लोकदल की ही थी। लेकिन, और यहाँ पर एक चीज और है, कांग्रेस की केवल 5 सीटें निकल के आती हैं। लेकिन हुआ क्या, जब अगले 5 साल बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। एक बार यहाँ पर देवीलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। इनकी जब पार्टी जीतती है तो जो पुरानी पार्टी जो सत्ता में थी उसने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग हो जाती है। इसके पश्चात वहाँ के जो राज्यपाल है वह देवीलाल जी को आमंत्रित करते हैं सत्ता जो है मुख्यमंत्री की शपथ के लिए, और शपथ होती है, इस तरह से सरकार बन जाती है। लेकिन अगले ही चुनाव में क्या हुआ, हमने देखा कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इस उदाहरण से हमको यह समझ में आता है कि एक लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही आवश्यक व्यवस्था होती है। इस बात को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं चुनाव के बारे में। बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की यदि हम कल्पना करें, तो चुनाव क्यों जरूरी है इसको समझना है, तो एक बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, जहां पर इस लोकतांत्रिक देश में जहां चुनाव नहीं होते हैं वहां पर क्या होगा, यदि सभी लोग रोज साथ बैठकर सारे फैसले मिलकर लेंगे तब संभव है वहां पर शासन चले। परंतु सभी लोगों के पास इतना ना तो समय होता है और ना ही ज्ञान होता है संबंधित विषयों का, और ना ही उतना अनुभव होता है। ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर मान लो, फिर भी हम मान लें कि सभी परेशानियों को मिलजुल कर सभी लोग एक साथ मिलकर दूर कर लेंगे, तो क्या हम ऐसी जगह को, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कहेंगे क्या? जहाँ पर लोकतंत्र, तो अपन ने स्टार्टिंग में बोला कि लोकतंत्र की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं तो लोग समस्या का हल कैसे कर रहे हैं? सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनका जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि उनका पसंद का आया कि नहीं आया, उनको पसंद है या नहीं है। यदि प्रतिनिधि चुन के आ गया है तो वह क्या हमेशा पद पर बना रहेगा? पद से हटाने की व्यवस्था तो है ही नहीं, ठीक है ना? और प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चलेगा। इन तमाम सवालों को हल करने के लिए एक नई व्यवस्था जो हमको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं चुनाव। चुनाव ही ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी,
और यदि प्रतिनिधि उन जनता के हितों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो अगली एक निश्चित अवधि में जब दोबारा चुनाव होंगे तो जनता उनको पद से भी हटा सकती। ठीक है ना? तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। एक दूसरी समस्या यहाँ पर जो देखने को मिलती है, जहाँ पर लोकतंत्र है और जहाँ पर चुनाव होते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसे देशों में एक और समस्या देखने को मिलती है। उस समस्या को समझने से पहले हमने बताया कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना जरूरी है, ये समझा हमने। लेकिन चुनाव की जो व्यवस्था है, क्या वह लोकतांत्रिक है? इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी देश में जब चुनाव होंगे और वो लोकतांत्रिक मानेंगे तभी तभी माने जाएंगे जब वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा? राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार सभी को होना चाहिए। दूसरा, जब भी चुनाव में वोट डाले जाएं तो उम्मीदवार जो होंगे वह एक से अधिक हों, विकल्प होने चाहिए, वहां पर केवल एक ही उम्मीदवार ना हो। नियमित अंतराल पर चुनाव हो, साथ ही लोग जिसे चाहें वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए। लोगों की पसंद के उम्मीदवार जीतने चाहिए और उम्मीदवार भी लोगों की पसंद वाले होना चाहिए। ये नहीं कि जो व्यक्ति को जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो चुनाव में खड़ा है और वही जीत जाए। और खासकर जो इम्पोर्टेंट बात है, चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वह निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। ये कंडीशन जिस देश में फुलफिल होंगी, वहां की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम लोकतांत्रिक मान सकते। अब मैं बात करूंगा एक समस्या की जो चुनाव की स्थिति में देखने को मिलती है, वो होती है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। हम सभी जानते हैं कि जब जब चुनाव होता है तो चुनाव क्या होता है, जितने भी दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, दलों के बीच एक तरह से क्या है, यह प्रतियोगिता होने लगती है। जीतने की होड़ लगती है कि भाई हमको जीतना है, हमको जीतना है। होता क्या है कि हर उम्मीदवार और दल चुनाव जीतना चाहता है, इसके लिए वह क्या करता है, अनैतिक या गैर कानूनी तरीके भी अपनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वह जन सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आए हों, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, भले ही वह जन सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आया हो, परंतु सत्ता का लालच जो है उन्हें गलत दिशा में ढकेल देता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है और यही कारण है कि कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, या हम कहें कि शिक्षित वर्ग जो होता है, वह इन सभी चीजों से दूर रहता है। वह नहीं चाहता कि वह राजनीति जैसे दलदल में फंसे, इसीलिए वह इन सब चीजों से दूर रखते हैं। फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में क्या होता है कि जो भी दल या जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आया है, भले ही वह जन सेवा की प्रेरणा से आया हो, लेकिन वह क्या करता है, अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से भले ही वह यदि चुनाव जीत भी जाता है, उस स्थिति में वह जनता के हित की बजाय स्वहित के लिए कार्य करने लगता है, स्वार्थ सिद्ध करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उनको इस बात से अवगत थे वो लोग कि ऐसी स्थिति जरूर बनेगी कि लोग जो है स्वहित के लिए इस राजनीति के क्षेत्र में आए। और इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने एक ही उपाय उनको समझ आया, वह था चुनाव। उसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की उन्होंने। कैसे? जब भी कोई पार्टी या दल जब चुनाव लड़ के जीतेगा और यदि वह जनता के हित में अच्छे काम करेगा, विकास के पथ पर चलेगा, तो जनता उनको पुरस्कार के रूप में पुनः उनको अच्छी तरीके से विजयी कराएगी, वोट देगी। और यदि वह पार्टी या उम्मीदवार सही ढंग से जनता के हित में काम नहीं करेगा, तो जनता क्या करेगी, उसको दंड देगी, उसको पुनः नियुक्त नहीं करवाएगी, वो उनको वोट देगी ही नहीं। ठीक है? तो इस स्थिति में ये पुरस्कार और दंड की व्यवस्था राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए बचाव के उपाय के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में जो चुनावी प्रणाली है उसके बारे में। चुनावी प्रणाली को हमने 6 भागों में बांट के रखा है। एक होता है चुनाव क्षेत्र। चुनाव जो होगा, जैसे संपूर्ण भारत को विभिन्न क्षेत्रों में बांट के रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुनाव क्षेत्र कहते हैं। इन चुनाव क्षेत्र की यदि बात करें तो लोकसभा में 543 संख्या है। विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा है उनकी संख्या अलग अलग है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति की वोट की जो वैल्यू है वह भी बराबर है। वोट वैल्यू सभी की इक्वल है। तो जब वोट वैल्यू इक्वल है यहाँ पर,
वोट वैल्यू को समान बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र है उसमें सभी की वोट वैल्यू बराबर हो, सभी चुनाव क्षेत्र में वोट वैल्यू बराबर हो। इसीलिए यहाँ पर संविधान हमको निर्धारित करता है कि भारत में जितने भी चुनाव क्षेत्र होंगे उनमें यथासंभव जहां तक पॉसिबल हो वोट की जो संख्या है, मतदाताओं की जो संख्या है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लगभग लगभग समान होनी चाहिए, तभी जो है असली स्थिति में हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। दूसरा इसमें जो यहाँ पर पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा वह है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का। देखो दोस्तों, संविधान निर्माण जब कर रहे थे ना संविधान निर्माता, तो उनके दिमाग में एक चिंता थी कि भारत में चूंकि विभिन्न वर्गों के लोग हैं, कुछ कमजोर हैं तो कुछ ताकतवर हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे वह सामाजिक रूप से हो। तो जो कमजोर वर्ग थे वह चुनाव में किस तरह जीत पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, वह उनके पास ना तो जरूरी संसाधन है, ना शिक्षा है, ना उनके पास कोई संपर्क है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा विधानसभा या यहाँ पर लोकसभा में नहीं पहुंच पाएगा और इनकी आवाज नहीं उठा पाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षित जैसी व्यवस्था को अपनाया और आरक्षित जैसी व्यवस्था को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि एससी वर्ग और एसटी वर्ग के लिए जो है आरक्षण किया जाएगा। एससी वर्ग के लिए जो लोकसभा में सीटें हैं वह 84 हैं और एसटी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण है 47। यहाँ पर मैं राज्यों की यदि बात करूं तो राज्यवार यह है आरक्षण की जो संख्या है वह अलग अलग है। यही स्थिति यहाँ पर पंचायत और नगरीय निकायों में भी होती है। जैसे यहाँ पर भी एससी और एसटी का आरक्षण के साथ साथ 1/3 महिलाओं का भी आरक्षण दिया जाता है। महिला आरक्षण पंचायत और नगरीय निकायों में है, लेकिन अभी वर्तमान में लोकसभा में यह आरक्षण नहीं दिया गया है। हालांकि यह मुद्दा अभी संसद में विचाराधीन है, हो सकता है भविष्य में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व। वर्तमान में तो बढ़ा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए, चूंकि आज के समय में देखा जाए तो लगभग 12 से 13% भारत में महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन आबादी उनकी तो आधी है, इसीलिए उनको आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा तीसरा बिंदु वह है मतदाता सूची से जुड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का है उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है चुनाव से पहले, और ये काम जो है सरकार का होता है। ये वोटर की जो मतदाता सूची तैयार की जाती है, यहाँ पर एक दो पॉइंट में इंपॉर्टेंट यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जब तक ठोस कारण ना हो किसी भी व्यक्ति के वोट देने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। और जो दूसरा पॉइंट है वह ये है कि कोई भी जो अपराधी है या जो दिमागी असंतुलन है जिस व्यक्ति का, उसका वोट का अधिकार जो है उसको उससे वंचित किया जा सकता है। ये दो पॉइंट आप लोग इसको याद रखिएगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वह है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन से आशय है कि जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है, किसी पार्टी से खड़ा हो रहा हो या वह निर्दलीय खड़ा हो रहा हो, उसको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, नामांकन करवाना होता है, और इसकी जो उम्र होती है वह होती है मिनिमम 25 साल चुनाव लड़ने की। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है हमारे पास। तो उम्मीदवारों को अपना एक नामांकन पत्र भरना होता है और घोषणा पत्र भी भरना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग जो है जमानत राशि का भी उल्लेख है कि जमानत राशि भी जमा करनी होगी। जमानत राशि का प्रावधान चुनाव सुधार के अंतर्गत आया था। होता क्या था कि बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हो जाते थे और ये लोग बड़ी जबरदस्त जो है यहाँ पर क्या होता था, दिक्कत होने लगती थी। जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि लोग जो है बड़ी संख्या में खड़े ना हो। होता क्या था कि जमानत राशि के कारण यहाँ पर एक निश्चित वोट का जो प्रतिशत है वह होना चाहिए। यदि आपको प्रतिशत इस इतने प्रतिशत वोट ना मिले, शायद 1/6 वोट होता है टोटल का, तो 1/6 वोट यदि नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि ये जब्त हो जाती है। और जमानत राशि ये जमा कहाँ करनी पड़ती है, ये आरबीआई के पास जमा करनी पड़ती है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा इसको।
घोषणा पत्र की भी मैंने बात की कि उम्मीदवारों को जब नामांकन करते हैं तो उनको एक घोषणा पत्र जारी करना होता है। घोषणा पत्र में उनको बहुत सारी जानकारी भरनी पड़ती है, जैसे उनके खिलाफ यदि कोई गंभीर आपराधिक मामले चल रहा हो, उसके बारे में जानकारी, अपने और परिवार की जो संपत्ति है उसका पूरा विवरण देना होगा। और तीसरा जो इसमें है वह है शैक्षणिक, जो उनका शैक्षणिक योग्यता, उन्होंने जो भी किया हुआ है डिग्री, ये सारी चीजें। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सर भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य बना देना चाहिए। उसके मैं 3 कारण आपको बता रहा हूँ शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। क्यों? सबसे पहला कारण है, देखो सभी काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में यदि चयन करवाना है तो आपको शैक्षणिक योग्यता नहीं लगेगी, उसके लिए क्या लगेगा, आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए अच्छे से। उसी तरह ये राजनीति भी है। यदि जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको शैक्षणिक योग्यता से नहीं, उसको किस से मापा जाना चाहिए कि वह किस तरह जनता की सेवा कर सकता है, जनता के हितों की सुरक्षा कर सकता है, जनता की स्थानीय जो समस्याएं हैं उसको समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। ये आधार होना चाहिए उनकी अर्हता के लिए, ना कि शैक्षणिक योग्यता। दूसरा जो है, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर मानना है विशेषज्ञों का, यदि शिक्षा प्रासंगिक हो तो जनता पर छोड़ देना चाहिए। वह क्या करे, यह निर्णय करे कि शैक्षणिक योग्यता धारी जो व्यक्ति है उसी को वह उम्मीदवार चुने और उसी को वोट दे, ये जनता पर छोड़ देना। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, यदि हम शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा देंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह काफी कम है। और यदि हम साक्षरता का प्रतिशत को देखें तो काफी सारे लोग जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने की योग्यता से बाहर हो जाएंगे और इस तरह से हम चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे लोग, ठीक है ना। तो इसी कारण जो है शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसमें जो अगला पॉइंट आता है वह आता है मतदान और परिणाम का। जब भी मतदान का दिन होता है तो मतदान के दिन जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके एजेंट यहाँ पर अंदर जो मतदान का केंद्र है वहां पर बैठ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जब भी मतगणना होती है उस समय भी उनके एजेंट को बैठने की परमिशन है। यहाँ पर ये सारी चीजें हमने समझी चुनाव की जो हमारी प्रणाली है उससे संबंधित। एक चीज यहाँ पर चुनाव अभियान को लेकर भी आती है कि जब जब चुनाव अभियान होते हैं तो उस समय बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। देखो जब भी चुनाव की तारीख की घोषणा हुई उसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे और जब जिस डेट को उम्मीदवारों का फाइनल डिसीजन हो जाएगा उस डेट से लेके मतदान की तारीख के बीच का जो समय होता है लगभग 2 हफ्ते का समय होता है। और इस 2 हफ्ते में चुनाव अभियान चलते हैं, मीन्स चुनाव प्रचार होता है। उस प्रचार में आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे जो है प्रचार प्रसार के नारे बोले जाते हैं। जैसे 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया। 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। और अभी हाल ही में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया। तो ये सारी चीजें हमने चुनाव अभियान के रूप में देखने को मिली। अब हम बात करेंगे कि भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक क्यों है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव भी होता है। चुनाव को हमने लोकतांत्रिक क्यों माना वो भी आधार समझ लिए। अब भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह लोकतांत्रिक क्यों है इसको भी समझ लो। क्या होता है, कई बार जैसे जहां भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाए। जैसे मतदाता सूची में फर्जी नाम डलवा दिया जाए, असली नाम को गायब करवा दिया जाए। जो शक्तिशाली दल है, जो शासक दल है, वह सरकारी सुविधाओं का, अधिकारियों का दुरुपयोग करे, अपने हित में करे। अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जाए, या फिर मतदान के दिन चुनावी धांधली जैसी और फर्जी मतदान कराना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। परंतु भारत में चुनाव जो है पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से होता है, उसके हम प्रमाण आपको देते हैं। पहला जो इसका प्रमाण है वह है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग। इसकी नियुक्ति हम सभी जानते हैं कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हटाने की जो प्रक्रिया है इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं। तो चुनाव आयोग जो होता है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है।
निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन का हर पहलू पर निर्णय लेने का हकदार है। एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी दे सकता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। यहाँ पर सरकार भी बाध्य होगी और इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का यदि दुरुपयोग होता है तो उसको रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात जो अधिकारी है वह सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता, वह चुनाव आयोग के नियंत्रण में, उसके अधीन। तो इस तरह से और भी चीजें हैं, जैसे चुनाव आयोग जो है किसी भी तरह का निर्णय ले सकता है। चुनाव आयोग के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो चुनाव आयोग को नियुक्ति से लेकर हटाने तक की प्रक्रिया, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष। दूसरा जो इसमें कारण है, यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है कि भारत में चुनाव होता है तो उसमें लोगों की भागीदारी किस प्रकार से होती है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो मतदान का प्रतिशत है उसको कंपैरिजन किया गया है कि भारत में 2015 में जो मतदान हुआ उसमें 66% था और यहाँ पर ब्रिटेन में भी लगभग उतना ही है। तो भारत में धीरे धीरे देख रहे हैं और आज के समय में तो कई बार देखने को मिलता है कि 70 प्लस मतदान प्रतिशत हो गया है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं कि किस तरह लोग जो है चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यहाँ पर चुनाव में जो बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले लोग हैं उनमें हम कैटेगरी वाइज भी एक देख लेते हैं कि अमेरिका में जहां देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है जो उनका प्रतिशत जो है मतदान प्रतिशत है वह ज्यादा है और भारत में जो है पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों का जो मतदान का प्रतिशत है वह ज्यादा दिखाई देता है। उल्टा है, यहाँ पर गरीब वर्ग का ज्यादा है, वहां पर अमीर वर्ग का ज्यादा। ये चीज भी लोगों में जन भागीदारी देखने को मिलती है। एक और यहाँ पर ग्राफ दिया है चुनाव में भागीदारी के लिए। एक सर्वे कराया गया कि क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है, तो 67% लोगों ने कहा कि हाँ वोट से फर्क पड़ता है, जबकि फर्क नहीं पड़ता उन बोलने वाले लोग हैं 18% और 15% को पता ही नहीं है। यह दर्शा रहा है कि भारत में जब जब चुनाव होते हैं तो लोगों की जो भागीदारी है यह बढ़। इसके अलावा एक चीज और इसमें देखने को मिलता है कि भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत हम 1996 से देख सकते हैं, यह 2004 तक 32% है और वर्तमान में 2022 में तो यह और भी ज्यादा लगभग 40-45% होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चुनाव में निरंतर लोगों की जो जन भागीदारी है वह बढ़ती जा रही है और यह अपने आप में दर्शाता है कि भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, जन भागीदारी भी बढ़ रही है। लेकिन भारत में चुनाव बुनियादी रूप से तो निष्पक्ष और स्वतंत्र होते ही है और जो जीतता है उसे लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता है। इसमें विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे इन चुनौतियों के बारे में यदि हम देख लें तो देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उनकी उम्मीदवार दूसरों को चुनाव के मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार ज्यादा मिलते हैं हमको मैदान में। दूसरा, अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार यहाँ पर परिवारवाद चलता है, मीन्स भाई भतीजावाद, रिश्तेदारों को आसानी से टिकट दे दिया जाए, ये भी एक चुनौती है। यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि अक्सर आम आदमी के लिए कुछ जो है चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार जो है कमोबेश एक से होते हैं। ये भी समस्या है। ज्यादा रुपए भैया खर्च भी बहुत ज्यादा होने लगा। उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे क्योंकि खर्च धन बल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह से परेशानियां भी उठानी पड़ती। इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पिछले 75 वर्षों के इम्तिहान के बाद भी इतिहास में हमने चुनावी प्रक्रिया का अविवादित रहना भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के लिए एक गर्व की बात है। तो यहाँ पर हमारा जो है चुनावी प्रक्रिया से जो संबंधित चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही आसान था। मैंने प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछा था
कि प्रस्तावना जो भारत के संविधान में है वह मुख्य संरचना प्रस्तावना में शामिल है, या फिर भारत में जो प्रस्तावना है संविधान का उसका सार है, या प्रस्तावना बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा, आंसर डी हो जाएगा। ओनली 2 सही है। क्यों? भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, यह हमने अमेरिकन संविधान से ली गई है। ज्यादातर देशों ने अमेरिकन संविधान से ही लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रियम्बल है, इसका मतलब होता है रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान का यह क्या है, सार है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव इन द प्रियम्बल, जो प्रस्तावना में उद्देश्य दिए गए हैं, वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। और बेसिक स्ट्रक्चर में आपकी जो आप जानते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सारी चीजें जो है क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, लेकिन जो ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर दिया गया वह गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया। इसीलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन मतलब जो कथन है वह गलत हो जाए। संविधान की जो प्रस्तावना, उसके संबंध में एन ए पालकीवाला जो प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने कहा था कि यह क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हमारे संविधान का क्या है, पहचान पत्र है। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो हमारे डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।